Find point of discontinuity of fx is equals to limit n tending to infinite log 2 plus x square minus x power 2n sin x upon 1 plus x की पावर 2n। इसमें ना बस मेन आप है ना फंक्शन को समझने की कोशिश करना है कि फंक्शन को ब्रेक कैसे करना है। ठीक है, फंक्शन को एक बार ब्रेक करना आपको आ गया तो कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी का कंसेप्ट तो वही है, वो कंसेप्ट चेंज नहीं होगा, लेकिन बस अपने को फंक्शन को समझना है कि हाँ भाई फंक्शन में अपन क्या करें, कैसे उसको ब्रेक करेंगे। अब इसमें क्या हो रहा है कि दो वेरिएबल टाइप से आपको दिखेंगे। fx मतलब मेन वेरिएबल देखा जाए तो x है, मेन वेरिएबल तो x है, लेकिन एक वेरिएबल और है इसमें n, एक वेरिएबल और है दैट इज n। ठीक है, और वो n इसलिए वेरिएबल है क्योंकि उसके ऊपर लिमिट लगी हुई है। यदि उसके ऊपर लिमिट नहीं होती तो मैं बोल देता कि हाँ दैट इज नॉट द वेरिएबल, पर उसके ऊपर लिमिट लगी हुई है। तो अब मैं क्या देख रहा हूं कि मेरी पहली टर्म है log 2 प्लस एक्स स्क्वायर, लॉग मतलब वही e बेस पर चल रहा है एक्चुअली। तो मेरी पहली टर्म है log 2 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका तो n पे कोई रोल है ही नहीं, इसका n पे कोई रोल नहीं है, 1 इसका n पे कोई रोल नहीं है। मेन जो n का रोल है वो x पावर 2n पर है, यहां वाले x पावर 2n और यहां वाले x पावर 2n पे रोल है, बस वो समझना बस। अब मैं उसको, और जनरली होता यही है उसमें क्वेश्चन जितने भी आते हैं ना इस टाइप के, उसमें क्या होगा जैसे जिस टर्म में n नहीं है, पहली चीज तो क्या है, जिस टर्म में n नहीं है उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो मैं जनरल चलने दूंगा। केवल जिस टर्म में n है उसको मुझे समझना है कि उसकी बात अपन कैसे करेंगे। तो अब आपको बस एक चीज पता होनी चाहिए कि व्हेनेवर a पावर x में यदि a ग्रेटर देन 1 आ जाए, एक और a पावर x लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, a पावर x लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक है, a ग्रेटर देन 1 आ जाए, a ग्रेटर देन 1 तो दैट इज इनफाइनाइट, a लेस देन 1 आ जाए ऑब्वियसली 0 से लेके 1 तक तो 0 हो जाएगा, और a इक्वल्स टू 1 पे 1 हो जाएगा। ये तीन चीजें फिक्स है, ठीक है, याद आ रहा। 1 से ग्रेटर की पावर इनफाइनाइट लगाओगे, 1 से ग्रेटर की पावर इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट, 1 पे 1 और 0 से 1 पे लगाएंगे तो 0। हाँ ठीक है, राइट, हाँ वो आंसर निकल जाएगा। आप बस फंक्शन को ब्रेक करना समझ लो, ठीक है ना, हो सकता है एक्सरसाइज 1 में हो क्वेश्चन, कोई बता रहा है। यस सर, है सर, है, अच्छा ठीक है। यस सर। मैं कंसेप्ट समझाना चाह रहा था कि उस n को अपने को कैसे ब्रेक करना है, फंक्शन ब्रेक करना समझ लो, मेन कंटिन्यूटी का मतलब नहीं है, बस फंक्शन कैसे उसको डील करना है। ठीक है, तो अब मैंने देखा कि ये जो है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू। तो सबसे पहली चीज तो मुझे ये समझ में आई कि पावर है इवन, तो पावर इवन है तो इसलिए x की वैल्यू आप पॉजिटिव भी रख सकते हो और नेगेटिव भी रख सकते हो। यदि x की पावर n होती तो केवल आप पॉजिटिव वैल्यू ही रख सकते हो। ये 2n का मीनिंग बस ये है यहाँ पे, क्योंकि अपन जब भी पावर में वेरिएबल होता है तो बेस नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन आपकी बार पावर में वेरिएबल है लेकिन वो इवन है, 2n मतलब दैट विल बी ऑलवेज इवन, तो इसलिए x पॉजिटिव भी रख सकते हैं और x नेगेटिव भी रख सकते हैं, पहली चीज तो ठीक है। तो इसलिए x नेगेटिव भी रख सकते हैं और पॉजिटिव भी रख सकते हैं। नाउ चलो पहले मैं पॉजिटिव की बात कर लेता हूँ, सीधे सीधे ये जो मैंने लिखा है इसकी बात कर लेता हूँ। तो लेट्स से x 0 से लेके 1 तक, फिर x इक्वल्स टू 1 और फिर x ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये तीनों आ गए तो फिर बाकी के तीनों तो सिमेट्रिकली लिख लूंगा। यदि x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक है, x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक है, इसमें कुछ मत करो आप, केवल अभी मैं किस, ये इंटरवल मैंने किसके लिए बनाया, n की लिमिट सॉल्व करने के लिए बनाया, इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए बनाया, ठीक है। तो यदि x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक है तो 0 से लेके 1 की पावर इनफाइनाइट विल बी 0, ये 0, ये 0 इस वाले केस की। तो मेरे पास केवल क्या बचा, log ऑफ 2 प्लस एक्स स्क्वायर बचा ना, और उस पर तो कोई n की लिमिट है भी नहीं, ऐसा
ये पॉइंट आया कि नहीं समझ में, बताओ बच्चों, ये वाला पॉइंट सबको आ गया कि नहीं समझ में? आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो अब x इक्वल टू 1 पे बात करें। x इक्वल टू 1 पे 1, तो x की पावर 2n की वैल्यू 1 रख दो। तो log ऑफ 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस 1, x की पावर 2n के लिए वैल्यू 1 हुई। ठीक है, अब आते हैं x ग्रेटर देन 1 पे। अब मेन जो टारगेट है वो है x ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन 1 यदि यहां पर हुआ, x ग्रेटर देन 1 के लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। ये इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट। अब ये जो भी वैल्यू हो, है ना, फाइनाइट आएगी, माइनस इनफाइनाइट, तो ऊपर अब जो भी आएगा फाइनाइट आएगा, नीचे जो भी आएगा फाइनाइट आएगा, तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बन गया। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बन गया, तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बन गया, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? जैसे आप क्या करते हो, हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हो ना, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बनता है तो उसमें क्या करते थे? हाईएस्ट पावर कॉमन लेते थे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही जब आपके पास कभी भी ऐसे केस में इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बन रहा हो, तो वो हाईएस्ट पावर या जो टर्म इनफाइनाइट बन रही है ना, उसको कॉमन ले लो। तो ऊपर से x की पावर 2n कॉमन ले लेते हैं, नीचे से भी x की पावर 2n कॉमन ले लेते हैं। तो सर लॉपिटल है नहीं, लॉपिटल नहीं लगाएंगे? नहीं, लॉपिटल नहीं चल पाएगा उसमें। लॉपिटल लगाओगे तो इसलिए नहीं चल पाएगा क्योंकि वो वापस से आप 2n x की पावर 2n माइनस 1 करोगे, 2n x की पावर माइनस 2n माइनस 1 करोगे, तो वो आता रहेगा अपने पास। ठीक है, तो उसमें एक ही बार में हो जाएगा मेरे ख्याल से। लॉपिटल वो ये कि 2n टाइम्स लगाओगे तो शायद से नहीं, पर उसमें भी तब भी आपके पास लॉपिटल भी आप लगाओगे तो 2n 2n माइनस 1 2n माइनस 2 वो तो बचेंगे ना, और फिर उसमें इंटेंडिंग टू इनफाइनाइट लगाओगे तो तब भी वो इनफाइनाइट तो बचता ही रहेगा आपके पास। तो x की पावर 2n जब मैं कॉमन ले रहा हूं तो ऐसा बन जाएगा मेरे पास, x की पावर 2n यदि मैं कॉमन ले लूं, देखना, log ऑफ 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x की पावर 2n माइनस साइन एक्स अपॉन 1 अपॉन x की पावर 2n प्लस 1, ऐसा। अब क्या होगा? अब x ग्रेटर देन 1 वो इनफाइनाइट है। अब लिमिट लगा लो आप। अब लिमिट लगाओगे तो ये टर्म 0 हो गई, ये वाली टर्म भी 0 हो गई, मेरे पास आ गया माइनस साइन। दिस इज द फंक्शन, दिस इज द फंक्शन। और होता यही है, देखो ये इसकी ऐसी जितनी प्रॉब्लम आएगी ना, सब में आपको क्या करना है कि जिसपे पावर n लग रही है ना, उसको 3 पार्ट में ब्रेक करना है। कब वो ग्रेटर देन 1 होगा, कब वो 0 से 1 होगा, और कब वो इक्वल टू 1 होगा। 3 पार्ट। जब वो 0 से 1 होगा तो 0 से 1 की पावर इनफाइनाइट 0, इक्वल टू 1 पे 1, तो ग्रेटर देन 1 पे वो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बनेगा, तो ऊपर से और नीचे से हाईएस्ट पावर आप कॉमन लेते हो। ठीक है, अब ये आ गया, और ये तो क्लियर कट है कि अब सेम चीज माइनस के लिए होगी। जो 0 से 1 के लिए होगा सेम चीज -1 से 0 के लिए होगी। तो 0 से 1 पे नहीं होगा क्योंकि इवन है ना, इवन फंक्शन है, तो जैसा 0 से 1 के लिए हुआ होगा -1 से 0 के लिए भी यही हुआ होगा। सो दैट इज आल्सो log 2 प्लस एक्स स्क्वायर। जो x इक्वल्स टू 1 पे हुआ होगा वो x इक्वल्स टू -1 पे होगा, और जो x ग्रेटर देन 1 पे होगा वो सेम x लेस देन 1 पे हो जाएगा, माइनस साइन। x इक्वल टू 0 अलग से रखना पड़ेगा। x इक्वल टू 0 रखोगे तो 0 0 दैट कम्स टू बी log 2 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हालांकि 0 पे ठीक है वो log, तो ये भले आप चाहो तो एक काम कर सकते हो। अब जैसे एक काम इसमें ये कर सकते हो कि भाई इसमें भी यही फंक्शन आ रहा है, इसमें भी यही फंक्शन आ रहा है, इसमें भी यही फंक्शन आ रहा है, तो आप तीनों फंक्शन एक बना सकते हो, -1 से लेके 1 तक आप पूरा एक साथ लिख सकते हो। ठीक है, लास्ट वाला मैं बता देता हूं फिर से। ठीक है,
एक्स ग्रेटर देन, मतलब आप यूं समझो, सीधा सीधा आपका क्वेश्चन ये है, मतलब मैं तो आपसे ऐसा पूछ रहा हूं कि मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन था ऐसा, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट log ऑफ 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 2n इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2n, और मैं आपसे बोल रहा हूं कि x ग्रेटर देन 1 है, x ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। अब x ग्रेटर देन 1 यदि है, x ग्रेटर देन 1 है, तो ये तो 1 ग्रेटर देन कुछ भी लूंगा तो ये तो कांस्टेंट आएगा उस पर्टिकुलर x के लिए, ये इनफाइनाइट जाएगा, ये भी इनफाइनाइट जाएगा, तो मेरा ये फंक्शन जो है वो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बन रहा है हर केस में। मतलब आप बोलो कि x की कोई भी वैल्यू ले लो, हर केस के लिए वो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बनेगा। x इक्वल्स टू 1.1 लिया, x इक्वल्स टू 100 लिया, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बनेगा। तो मैं क्या करूंगा, हाईएस्ट पावर कॉमन लूंगा, तो यहां से x पावर 2n कॉमन लिया, x पावर 2n कॉमन लिया, वो ऐसा बन गया। अब लिमिट लगाई, ठीक है, लिमिट केवल n पे लग रही है ना, आप केस समझ लो, जब मैं n पे लिमिट लगा रहा हूं तो उस समय x कांस्टेंट का काम करेगा, x इज नॉट द वेरिएबल एट दैट टाइम, x मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू है, यूं समझ लो x पर्टिकुलर वैल्यू है, तो अब x पर्टिकुलर वैल्यू है तो ये तो कांस्टेंट रहेगा जब मैं लिमिट लगाऊंगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा जब मैं लिमिट लगाऊंगा, केवल लिमिट यहां पे लगेगी। अब x ग्रेटर देन 1 यदि लिया हो तो ग्रेटर देन 1 की पावर इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट, तो log 2 plus x square upon infinite that becomes 0, that becomes 0 minus sin x upon 1, that is minus sin। और हर केस में मैं फिर से बोल रहा हूं, देखो हर केस में क्या होता है, ऐसा ही होता है, जब भी आपके पास इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना, उसमें यही होगा, एक बार ग्रेटर देन 1, एक बार लेस देन 1, एक बार इक्वल टू 1। पावर इवन है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले सकते हो, और पावर यदि अभी इसी क्वेश्चन में मैं केवल x की पावर n देता तो फिर आप केवल 0 से ग्रेटर वाले, फिर मैं केवल 3 ही केस लेता था, फिर मैं ऊपर वाले दो केस नहीं ले सकता, ठीक है। तो बाकी कंटिन्यूटी आप निकाल सकते हो, 1 सीधा इसमें रख दो, 1 सीधा इसमें रख दो, लेफ्ट हैंड लिमिट और f ऑफ 1 अलग अलग आ रहा है, तो 1 पे डिसकंटिन्यूस हो गया और -1 पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। क्लियर है सबको? सर एक्सरसाइज का 13th वाला बता दो। सर ये x लेस देन 1 में सर क्या आएगा सर, x लेस देन 1 में? x लेस देन, ये रहा ना, ये x लेस देन 1 में, ये रहा ना, तो x लेस देन 1 में क्या होगा, ये यूं समझो आप जैसे 1/2 होता, मान लो लेस देन 1 आप 1/2 बोल दो, 1/3 बोल दो, तो उसमें तो मतलब यूं समझ लो डायरेक्ट लिमिट लगाई मैंने, उसमें कुछ नहीं करा, क्योंकि मुझे पता क्यों नहीं करा, क्योंकि उसमें डिटरमिनेंट फॉर्म बनी नहीं, कि मैंने जब x लेस देन 1 पे यहाँ पे इनफाइनाइट लगाऊंगा तो 1/2 की पावर इनफाइनाइट विल बिकम 0, तो उस केस में ये टर्म डायरेक्ट 0 हो गई, ये वाली टर्म डायरेक्ट 0 हो गई, तो मेरे पास log 2 plus x स्क्वायर बचा और नीचे 1 बचा, तो दैट इज log 2 plus x स्क्वायर। ऐसा सर अगर ये log 2 plus x स्क्वायर में x की पावर n होता तो log 2 plus x स्क्वायर की जगह? पावर, मतलब आप बोल रहे हो यहाँ पे भी x की पावर 2n होता? यस सर, यस सर। हाँ, तो फिर मुझे फिर वापस से वही काम करना पड़ता कि यहाँ से भी मैं x की पावर 2n कॉमन लेता, फिर इसकी भी लिमिट जैसे सॉल्व करनी पड़ती मेरे को, तो मैं करता उस मेथड से, ठीक है ना, पहले मैं x की पावर 2n कॉमन लेके उसको बाहर लेके कुछ करता उसमें, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ता। मतलब देखो पॉइंट सीधा सीधा ये है, यस सर। आप मान लो आपने n टेंडिंग टू इनफाइनाइट लगाया, आपको यदि इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिल रही है तो आप सीधे वैल्यू रख दो, आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म मिली तो जैसे आप लिमिट सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करना है, अब वो हाईएस्ट पावर कॉमन लेके करो, लॉपिटल लगाओ, जैसा भी कर सकते हो, वैसे अपना फॉर्मूला बनाओ, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब कुल मिला के बात ये है, कुल मिला के बात ये हुई कि इस फंक्शन को अपन कंटिन्यूटी चेक करने से पहले इसको आपको इंडिपेंडेंट टू एन करना पड़ेगा, और इंडिपेंडेंट टू एन करने में मुझे प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैंने देखा कि यार एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट में लगा रहा हूं तो मुझे तो एक्स पता ही नहीं है कि एक्स क्या है, मैंने देखा यार यदि एक्स की वैल्यू 1 से कम हुई तो ये 0 हो जाएगा, मैंने देखा एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुई तो फिर अलग आएगा, तो इसलिए मैंने ये 3 केस बना, ये 3 केस आपको खुद को बनाने हैं, क्वेश्चन है तो ये दे दिया, नाउ आई हैव टू थिंक कि यहां पर ये x ग्रेटर देन 1 के लिए अलग ट्रीट होगा, x लेस देन 1 के लिए अलग ट्रीट होगा, और x इक्वल्स टू 1 के लिए अलग ट्रीट होगा, तो ये 3 इंटरवल मुझे बनाने पड़ेंगे। अब जरूर नहीं है कि x ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 हो, वो डिपेंड करता है यहाँ पे जो भी फंक्शन आएगा उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ वाली वैल्यू कुल मिला के ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 वैसा आपने को करना पड़ेगा।
क्लियर है कि नहीं, आई कि नहीं बात समझ में? ठीक है, चलो आप आरती हो, तुम्हारा क्या है? एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 13। यस सर। 13 क्वेश्चन ये वाला है क्या? सर आप बोल दो एक बार। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ मोड एक्स। यस सर। बोला बहुत इजी है, ओरली हो गया वो तो क्वेश्चन ही। यस सर। क्वेश्चन ही ओरली हो रहा, जो वो उसने जो इतना बड़ा सारा एफ लिखा हुआ है ना, वो 0 हो जाएगा। क्यों? यस सर, ये वाला नहीं है सर मेरे को भी। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट यदि आप कभी भी लगाओगे, इसकी वैल्यू तो हमेशा ही 0 होती है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्स। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमेशा 0 से 1 आएगी, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 से 1 आएगी, और 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा 0 देता है। तो वो तो आगे ये टर्म लिखी हुई है ना, ये 0 हो गया, आगे की सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो वो एफ एक्स आपका 0 हो जाएगा। ऑप्शन देखो क्या क्या दिए हुए हैं इसने, इस कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0, बिल्कुल कंटिन्यूअस हो गया, एफ एक्स की वैल्यू उधर भी 0 आ रही है, इधर भी 0 आ रही है। इस डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0 कंटिन्यूअस हो गया, तो फिर सीओडी का तो रोल ही खत्म हो गया फिर उसमें, कंटिन्यूअस है तो रेगुलर सर 15 अब है। 15 में वो लेस देन 0 वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है मेरा आंसर। ये वाला आ गया ना समझ में, ये वाला पॉइंट आ गया ना समझ में सबको, यस सर। यस सर। है ना? यस सर। कौन सा बोल रहे हो? 15 वाले में आप क्या बोल रहे हो कि वो एफ ऑफ जी एक्स बाई रूट 2 है ना, हाँ, वो आंसर नहीं आ रहा है। नहीं 1/√2 एफ ऑफ जी एक्स बोल रहे हो क्या? चलो एक बार मैं देख ही लेता हूँ। यस सर, यस सर। तो इसमें एक तो आपको दिया हुआ है उसमें एफ एक्स तो दिया हुआ है √1 + x माइनस √1 - x अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये तो वो बोल रहा है कि ये आपको लेना है जब x नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है ना? बस अच्छा, एफ एक्स तो उसने एक ही दिया है, एफ एक्स और कुछ भी नहीं बोला उसने, बस एफ एक्स तो उसने एक ही दिया हुआ है, ठीक है। gx फिर वो बोल रहा है कि gx आप ले लेना cos 2x जब x की वैल्यू -π/4 से लेके 0 तक हो, ठीक है। अब फिर उसने एक hx की और बात कर डाली है कि जिसमें वो बोल रहा है कि ये आप लेना 1/√2 f ऑफ gx वाले केस में when x लेस देन 0 होगा, और 1 लेना जब x इक्वल्स टू 0 वाले केस में, और fx लेना आप x ग्रेटर देन 0 वाले केस में, ठीक है बात ना? अब फ्रैक्शनल पार्ट x है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या दे रहा है कि hx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, h इज डिसकंटिन्यूअस, तो सबसे पहले तो h की 0 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, fx इज इवन फंक्शन चेक करना है, ठीक है, और f ऑफ gx इज एन इवन फंक्शन अपने को चेक करना है, ठीक है। चलो तो वो चेक कर लेते हैं अपन। तो सबसे पहले तो fx की यदि मैं बात करूं, fx चेक कर लेते हैं सबसे पहले तो कि fx इवन फंक्शन है कि नहीं, सीधा सीधा है ना, fx चेक कर ले, fx इवन फंक्शन है कि नहीं। तो f की इसमें यदि x की जगह पे मैं -x रखूंगा तो ये आएगा 1 - x, ये आएगा 1 + x, बीच में तो माइनस ही, और नीचे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x आएगा। अब ऊपर से मैं माइनस कॉमन ले लूं, तो ये मेरे पास आ गया 1 + -√1 - x, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस।
ये एफ एक्स था, ये एफ ऑफ माइनस एक्स है। तो इसको ना तो आप एफ एक्स बोल सकते हैं और न ही इसको माइनस एफ एक्स बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों? दिख रहा है साफ अंतर? भाई मैं माइनस मान लो इसके साथ भी लगा दूं, आप बोलो कि नहीं माइनस तो ये आ जाएगा, ठीक है, ऊपर वाली टर्म तो सेम आ गई, पर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स और माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स में कोई रिलेशन नहीं होता है। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स और फ्रैक्शनल माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स में कोई रिलेशन नहीं होता है, तो इसलिए एफ एक्स को तो मैं इवन और कुछ भी नहीं बोल सकता, पहली चीज तो ये हो गई। ठीक है, अब बात करता हूं मैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को यदि आप ध्यान से देखो तो बिना कैलकुलेशन के मैं एफ ऑफ जी एक्स में मुझे एक ऐसा पॉइंट समझ में आ रहा है एफ ऑफ जी एक्स में कि इसको तो मैं ऑड इवन की बात ही नहीं कर सकता एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में, तो मैं ऑड इवन की बात ही नहीं कर सकता। बता सकते हैं क्यों? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में तो इसने जो फंक्शन दिया है जिस इंटरवल में जैसा लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट है नीचे, तो उससे क्या दिक्कत है? सर उससे ऑड इवन सर बात कैसे होगी सर? सर तो 0 से 1 से रहेगा सर, 0 ही आएगा सर। और कोई पॉइंट ऐसा जो समझ में आता हो? सर और कोई सर नहीं आ रहा है सर बाकी। एक पॉइंट ऐसा दिखा मुझे जिससे मुझे बहुत कंफर्म हो गया कि इसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डोमेन क्या होगा? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डोमेन क्या होगा? gx का डोमेन। हाँ, बट मान लो जैसे इसका डोमेन निकालना होता है, इसका डोमेन अपन कैसे निकालते हैं कि पहले तो मैं gx का डोमेन निकालूं, एक तरह से जो gx का डोमेन होगा वही होगा ना, क्योंकि मुझे तो पहले gx में वैल्यू रखनी है। नहीं, पहले आप किस में वैल्यू रखोगे? पहले gx में वैल्यू रखोगे, gx डिफाइंड होगा तब आप आगे बढ़ पाओगे, gx से डिफाइंड नहीं हुआ तो बात ही खत्म हो गई। तो gx का डोमेन क्या लिखा हुआ है? देखो आप, gx का डोमेन क्या लिखा हुआ है? -π/4 से 0। -π/4 से 0। तो इसमें मैं प्लस की कोई वैल्यू रख सकता हूँ क्या? लेट्स से π/6 रख सकता हूँ क्या इसमें? नहीं रख सकते। नो सर। लेकिन -π/6 रख सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, दिस इज द बस बात ही खत्म हो गई। इवन ऑड फंक्शन के लिए यदि आपको याद हो ना तो एक सबसे स्टैंडर्ड पॉइंट ये बताया था मैंने कि इवन ऑड फंक्शन डिफाइन होने के लिए जितना डोमेन पॉजिटिव इंटरवल में हो उतना डोमेन नेगेटिव इंटरवल में होना चाहिए। यदि 2 डोमेन में आ रहा है, -2 डोमेन में नहीं आ रहा है तो ऑड इवन की बात ही नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट बता देंगे नाइदर और नॉर इवन। तो इसलिए जी ऑफ एक्स का तो सीधा सीधा डोमेन ही -π/4 से 0 है, तो ये तो पूरा का पूरा नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन हो पाएगा, पॉजिटिव वैल्यू तो मैं रख ही नहीं पाऊंगा, तो ऑड इवन तो चेक करने की बात ही नहीं है इसमें, इसलिए ऑड इवन तो हो नहीं सकता है। ठीक है, अब आते हैं अपन सीधे सीधे इसमें किसकी कंटिन्यूटी पे? एच की कंटिन्यूटी पे आ जाते हैं, जो मेन अपने को चेक करना है कि एच की कंटिन्यूटी पर। तो एच तो उसने 3 फंक्शन दिए ही हैं, एच तो 3 फंक्शन दिए ही हैं। तो चलो राइट हैंड लिमिट निकालें एच एक्स की। राइट हैंड लिमिट कहां से निकालोगे बताओ? 0 + h रखोगे, किस में रखोगे बताओ? फर्स्ट वाले में, fx में, fx में, fx में रखेंगे, करेक्ट? fx में रखेंगे, f ऑफ h रखेंगे और लिमिट लगा देंगे h टेंडिंग टू 0। f तो इसमें रख दो, h के लिए यही रखना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू 0 के लिए। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 रूट ऑफ 1 + h माइनस रूट ऑफ 1 - h अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h क्या होगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h क्या होगा? h हो जाएगा ना? यस सर। यस सर। वो आप लिमिट सॉल्व कर सकते हो ना बहुत इजीली। कैसे करेंगे बताओ? लिमिट कैसे सोल्व करोगे इसकी? रेशनलाइजेशन। रेशनलाइज। यस सर। तो रेशनलाइजेशन से करा तो ये नीचे ऐसा का ऐसा, ऊपर a + b a - b करेंगे तो 2h आ जाएगा, मतलब 2/s आ रहा है। ठीक है, तो 2/s आ रहा है, लिमिट लगाया h टेंडिंग टू 0 तो 2/2 = 1 आ रहा है। तो राइट हैंड लिमिट तो 1 आ गई। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ले अब। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या करोगे? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x = 0 - h रखेंगे, इसमें रखना पड़ेगा। ठीक है, -h। तो f ऑफ g ऑफ -h रखोगे कि नहीं? तो g ऑफ -h Yes, sir. -h रख सकते हैं, -h बिल्कुल बढ़िया है, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डोमेन -π/4 से 0 दिया हुआ है।
तो cos ऑफ 2 ऑफ माइनस एच, तो cos ऑफ 2h हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। आप cos 2h रखेंगे फाइनली, ठीक है, तो मेरे पास आ रहा है लिमिट h टेंडिंग टू 0, cos 2h रखोगे तो 1 प्लस cos 2h माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2h अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ cos 2h। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ cos 2h को तो क्या लिख सकते हो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ cos 2h को तो क्या लिख Cos सकते हो, 2h। cos 2h लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको cos 2h लिख लो और बिल्कुल सेम ये cos 2h हो जाएगा ना, तो बाकी का काम वही है, रेशनलाइजेशन करके इसको निकाल देना, है ना, ऐसा ही हो जाएगा। cos 2h कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि cos 2h की वैल्यू भी तो 0 से 1 ही रहेगी ना, cos 2h की जो वैल्यू होगी वो भी तो 0 से 1 ही होगी ना, तो 0 से 1 हुआ तो 0 से 1 किसी भी क्वांटिटी का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो सेम रहेगा, नहीं? यस सर। है ना भाई, जैसे ये सारी जो क्वांटिटीज आती है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin h हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin 2h हो गया, cos 2h, ये सारी क्वांटिटीज 0 से 1 के बीच। भाई h क्या होता है, h इज वेरी स्मॉल नंबर, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। तो अब आप सोचो कि साइन मान लो मैं बोलूं 1 डिग्री या 2 डिग्री हुआ, तो उसकी वैल्यू 0 से 1 आएगी, तो दैट इज सेम एज दैट वैल्यू। h 0.1 हुआ तो 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1 हुआ, ऐसे cos 2h आ जाएगा, 1 से तो कम ही आएगा ना भाई, इतना तो कंफर्म है कि 1 से तो कम आएगा, 1 तो नहीं आएगा, क्योंकि h 0 तो नहीं है। प्रॉब्लम तब आती जब आप h की वैल्यू 0 डालोगे, पर h 0 तो नहीं लेते अपन, 0 से थोड़ा सा कुछ ज्यादा लेंगे, 0.1 मान लो, तो इसलिए एग्जैक्ट 1 नहीं आएगा ये। आप समझो एग्जैक्ट 1 आएगा, ये नहीं, एग्जैक्ट 1 नहीं आएगा, 1 से थोड़ा सा कम आता है, तो इसलिए उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट दैट इज द सेम थिंग। यस सर। है ना, आगे तो पढ़ लोगे अब इसमें, बाकी तो बिल्कुल सेम है, बस वो cos 2h आएगा और ये सेम चीज ऐसी कैसी आ जाएगी मेरे पास। मेरे ख्याल से वो 1/√2 आ रहा होगा, तो वो √2 से √2 कैंसिल होकर वो कंटिन्यूस बन जाएगा। क्लियर है? यस सर। है ना, और कोई डाउट है ऐसा इसमें? ये 18 का बी ऑप्शन 18 पीछे है। बी वाला 18 का है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 18 का बी ऑप्शन में है f ऑफ 0 प्लस, f ऑफ 0 प्लस मतलब अपने को निकालनी है एक तरह से 0 पे राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो इतना तो दिख रहा है ना बेटा कि 0 पे जो राइट हैंड लिमिट निकलेगी वो फर्स्ट वाले फंक्शन से निकलेगी, x ग्रेटर देन 0 वाले से, यस सर। है ना। तो उसमें सीधा मैं 0 प्लस h रख दूं तो चलेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 माइनस, एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मतलब ये कॉट इनवर्स 0 प्लस h में रख रहा हूं, तो 0 प्लस h रख रहा हूं, तो ये ऊपर इसने दिया हुआ है h क्यूब,
-3 अपॉन h² का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये सॉल्व करना है आपको, ये आपको सॉल्व करना है। दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। 0 प्लस h रखना था तो 0 प्लस h मैंने रख दिया, यहां पर h³ आ रहा है और यहाँ पे h² आ रहा है। तो 3 माइनस कॉट इनवर्स की यदि मैं बात करूं तो मुझे कुछ ऐसा समझ में आया, 2h यदि मैं अलग अलग कर दूं 2h माइनस 3/h² हो गया, 2h माइनस 3/h² हो गया, ठीक है। अब h टेंडिंग टू 0 है। ग्रेटेस्ट इंटीजर में यदि आपको याद हो तो अपना कंसेप्ट इस चीज पे बेस्ड था कि मैं ये लिमिट अंदर ले जा सकता हूं या नहीं ले जा सकता हूं, ये डिपेंड करेगा कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। यदि इसकी वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही होगी तो मैं सीधे लिमिट को अंदर ले जा सकता हूं, और यदि इसकी वैल्यू इंटीजर आ रही होगी तो मैं लिमिट को अंदर नहीं ले जा पाऊंगा। याद आ रहा है पॉइंट? क्योंकि लिमिट अंदर ले जाने का रूल एक ही रहता है कि ये बाहर वाला फंक्शन जो है क्या होना चाहिए, उस पर कंटिन्यूस होना चाहिए। तो बाहर वाला फंक्शन कब कंटिन्यूस होता है? जब यदि अंदर वाली वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही हो। जैसे कॉट इनवर्स की वैल्यू 1.1, 2.2, 2.9 आ गई, तब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सीधे लिमिट अंदर ले जा सकता हूं, ठीक है। और लेकिन मान लो कॉट इनवर्स की वैल्यू 3, 2, 5 ऐसी आ गई तो मैं नहीं ले जा पाऊंगा, ठीक है। तो चलो मैं ले जाके देखता हूं कि ये वैल्यू क्या दे रहा है। यदि मैंने एक्सटेंडिंग टू 0 अंदर लेके गया, एक्सटेंडिंग टू 0 लेके गया, तो 0 माइनस 3/0 दैट इज इनफाइनाइट, कॉट इनवर्स माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। कॉट इनवर्स x की यदि मैं बात करूं, कॉट इनवर्स x की यदि मैं बात करूं तो कॉट इनवर्स x का डोमेन मेरे पास था, कॉट इनवर्स x का डोमेन था माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट, और इसकी जो रेंज थी कॉट इनवर्स x की जो रेंज थी कहां से कहां तक थी, याद है? कॉट इनवर्स x की रेंज 0 से लेकर पाई तक। उल्टा चलता था, माइनस इनफाइनाइट पे पाई देता है और प्लस इनफाइनाइट पे 0 देता है। तो कॉट इनवर्स माइनस इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रहा है, कॉट इनवर्स माइनस इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करेगा तो कॉट इनवर्स माइनस इनफाइनाइट जो है वो पाई की तरफ अप्रोच करता है। कॉट इनवर्स माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू पाई आती है, तो पाई आ गई तो पाई पे तो कंटिन्यूस होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। पाई इज 3.14, तो 3.14 पे तो ये कंटिन्यूस होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस तो सीधे ये अंदर चला गया, तो मेरे पास आ गया 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई होगा 3, तो 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सर सेकंड स्टेप सर समझ नहीं आई सर। सर ये कॉट सेकंड स्टेप, सर ये सेकंड के बाद जो किया सर। सेकंड वाला कौन सा? ये इसके नीचे वाला? यस सर। ये लिमिट लगा दी ना मैंने सीधे, एक्सटेंडिंग टू 0, 2 into 0 0, 3/0 इज इनफाइनाइट। यस सर। तो 0 माइनस इनफाइनाइट होगा तो दैट इज माइनस इनफाइनाइट, यस सर। यस सर। है ना। और कॉट इनवर्स माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू पाई होगी। सर वो ऑड इवन सर आप क्या बता रहे सर? ऑड इवन होगा तो समझ नहीं आया सर। ये बताया था सर कॉट सर वो 1, 3, 5 होगा तो सर नहीं आएगी लिमिट अंदर। अच्छा वो नहीं, वो मैं ये बता रहा था कि एक्चुअली अपने जैसे एक लिमिट में जो प्रॉपर्टी थी, यदि आपको याद हो तो एक सबसे लास्ट रिजल्ट जो मैंने बताया था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में मैंने ये बताया था कि इसको मैं एफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स तब लिख सकता हूं जब ये जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स की जो भी वैल्यू आएगी इस वैल्यू पर ये f जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन हो, ठीक है। अब होता क्या है, देखो आप जब किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर यदि लिमिट लेके जा रहे हो यहां पे, तो आपको ये याद होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है? इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस होता है। यस सर। है ना। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि यदि जैसे मान लो मैं लिमिट अंदर लेके जाऊंगा, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि यदि इसकी वैल्यू इंटीजर आई होती तो इंटीजर पे तो मुझे पता ये डिसकंटिन्यूअस हो जाता, तो मेरा वो रूल लग ही नहीं सकता था।
तो फिर उसका मतलब वो लिमिट में अंदर गलत लेके जाता, फिर मैं नहीं ले जा पाता उस वाले केस में, ठीक है। और अभी क्या हुआ, जैसे ही मैं लिमिट अंदर लेके गया तो इसकी वैल्यू जो पाई आई है, उस पाई पर तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है वो कंटिन्यूस है ना, मतलब यूं समझो कि इस पे इसने जो वैल्यू दी है उस वैल्यू पे मेरा बाहर वाला फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूस हो गया। तो इसलिए वो लिमिट अंदर ले जाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं डायरेक्टली लिमिट अंदर ले गया, रख दी मैंने। यस सर, इस दफा यस। और क्वेश्चन में ध्यान रखना उसने डज नॉट होल्ड गुड पूछा है, तो इसलिए आंसर बी भी दिया हुआ है, ठीक है। आप बोले कि आंसर बी तो आ ही नहीं रहा अपना, ऑब्वियसली उसने डज नॉट होल्ड गुड पूछा है क्वेश्चन में, मतलब क्या क्या गलत है, एक तरह से इनकरेक्ट वाला पूछा उसने, तो ये इनकरेक्ट है अपने लिए। सर और ये 20 का आंसर 2 दिया है, लेकिन 2 पे तो ये कंटिन्यूस आ रहा है। नहीं 20 वाला ना, 20 ये 1/(x² - 17x + 66 वाला ना। यस सर, यस सर। अरे तो 2 तो डायरेक्ट ही दिख रहा है, तो वही लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन करा था वैसा ही हो गया ना। f ऑफ 2/(x - 2) दिया हुआ है, तो 2 तो वैसे ही खत्म हो गया, क्योंकि उसने fx की बात नहीं करी है। एक्चुअली क्या है, आप यूं समझो उसने क्वेश्चन में fx के लिए नहीं पूछा है, उसने क्वेश्चन जो पूछा है वो f ऑफ 2 - x के लिए पूछा है। तो जैसे अपन ने लास्ट क्लास में डिसकंटिन्यूटी, जिसमें कंपोजिट फंक्शन के लिए मैंने क्या बोला था कि अंदर वाला फंक्शन कंटिन्यूस हो और उस पॉइंट पे फिर बाहर वाला फंक्शन भी कंटिन्यूस होना चाहिए, तब मैं कंटिन्यूस बोल पाऊंगा, ठीक है। तो अभी यूं समझ लो, यस सर, यस सर। उसमें gx दे रखा है 1/2 या 2/2, मान लो उसने gx दे रखा है 2/(x - 2) है ना, और fx पूछा है। अब वो f ऑफ gx की बात कर रहा है एक्चुअली, ऐसे समझो। तो क्या आप इसमें 2 रख सकते हो क्या, आप ये बताओ। 2 तो मैं रख ही नहीं सकता, 2 तो डोमेन में ही नहीं है, बल्कि इस फंक्शन के 2 पे तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं हो रहा, तो जब फंक्शन ही डिफाइन नहीं हो रहा, यस सर, आई बात समझ में, यस सर। है ना। यदि वो डायरेक्ट fx की पूछ लेता तो दिक्कत नहीं थी, आपने डायरेक्ट fx चेक करा होगा उसने एक्चुअली इसकी, ठीक है। चलो अब अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोई और डाउट हो तो फिर आगे अपन वो डिस्कस कर लेंगे। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी क्या है कि ये सबसे टॉप स्टेप है एक तरह से, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। जैसे 3 चीजें, लिमिट अपन ने पढ़ा, कंटिन्यूटी अपन ने पढ़ा, उसके बाद फिर ये डिफरेंशिएबिलिटी अपने पास आता है। तो डिफरेंशिएबिलिटी इज द टॉप मोस्ट सिस्टम इन तीनों फंक्शन, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी अब यूं समझ लीजिए, एक तरह से आपके ग्राफ का शेप डिसाइड कर रहा है, शेप। कंटिन्यूटी में अपन बस इतनी सी बात करते थे कि भाई ग्राफ क्या है कि ब्रेक नहीं हो, शेप कैसा भी चले, वो ऐसे ऐसे मुड़ के जाए, ऐसे ऐसे जाए, कैसे भी जाए, शेप से मुझे दिक्कत नहीं हो रही थी, ठीक है। उसमें बस अपन बात कर रहे थे कि भाई ब्रेक नहीं होना चाहिए। डिफरेंशिएबिलिटी में अपन बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइप के शेप की बात कर रहे हैं, शेप को भी अपन ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। कैसे रिस्ट्रिक्ट करा और एग्जैक्टली इसका मैथमेटिकल मीनिंग है क्या, किस टाइप की बात अपन करना चाह रहे हैं। तो अच्छा, एक तो पहली चीज तो एक मैं बता दूं कि डिफरेंशिएशन आप लोगों ने जैसे करा है ना, एलिमेंट्री डिफरेंशिएशन आपने फिजिक्स में भी करा है। तो डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएबिलिटी को मैं यदि लिंक करूं तो आप यूं समझो कि डिफरेंशिएशन इज अ मेथड, एक मैथमेटिकल प्रोसेस। डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन की प्रॉपर्टी है।
डिफरेंशियबिलिटी फंक्शन की प्रॉपर्टी। एग्जैक्टली डिफरेंशियबिलिटी आपको ये बताएगा, डिफरेंशियबिलिटी ये मुझे बताता है कि आप उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, है ना? तो ये एक तरह से प्रॉपर्टी है। यदि आपने बोला कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप उसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। इनडायरेक्टली उसका मीनिंग है ये मैथमेटिकल। ठीक है, फिर आप सोचोगे क्यों सर, हम तो डिफरेंशिएशन तो सबका करते ही, एक्स स्क्वायर दे दो, कुछ भी दे दो, 1/x दे दो, फॉर्मूला तो लग ही जाता है। वो जो फॉर्मूला आप लगाते हो डिफरेंशिएबिलिटी में, डिफरेंशिएशन में वो जो फॉर्मूला लगाते हो, दैट इज अ मेथड। उसके बाद उसमें यदि जब आप कोई वैल्यू पुट करोगे तो एग्जैक्टली वो वैल्यू अपने काम की है, वो फॉर्मूला अपने काम का नहीं है। आपने बोला कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आया, मेरे 2x काम का नहीं है। आप जब तक ये नहीं बताओगे कि आपने किस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन करा, लेट्स से मैं बोलूं x = 1 पे करा, x = -1 पे करा है, तो वो जो 1 पे 2 या -2 जो आएगा ना, वो मेरे काम की वैल्यू है। जैसे मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं, मैं आपसे बोलूं कि 1/x का डिफरेंशिएशन बताओ, तो सब कर लेंगे। 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है ना? अब मैं आपसे पूछता कि 1/x का डिफरेंशिएशन बताओ एट x = 0। 1/x का डिफरेंशिएशन बताओ आप एट x = 0, तो बता पाओगे क्या आप? नहीं बता पाओगे ना? ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो वो डिफरेंशिएशन जो नहीं बता पा रहे हैं, उसका मेन रीजन बेसिकली यही है कि उस पॉइंट पर आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। इसलिए तो हो सकता है कि वो फंक्शन किसी और पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो। जैसे आप कंटिन्यूटी लिमिट निकालते हो, कुछ पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस होता है, बाकी जगह कंटिन्यूअस हो जाता है। ऐसे डिफरेंशिएबिलिटी है ना? तो आप बोलो कि ठीक है 0 पे नहीं निकाल पा रहा हूं मैं, 1 पे तो निकाल रहा हूं ना, 1.1 पे, हाँ ठीक है, तो आप 1 पे निकाल सकते हो, 1.1 पे निकाल सकते हो, हर पॉइंट पे नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी मुझे ये बताता है कि मैं उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। ठीक है, अब यदि मैं ग्राफिकली इस चीज की बात करूं एग्जैक्टली कि ये है क्या, तो एक सिंपल स्टेटमेंट में मैं एक लाइन लिखूंगा कि if y is equals to fx is differentiable at x is equals to a, then we can draw a unique tangent if y is equals to fx is differentiable at x equals to a, then we can draw a unique tangent not vertical at x equals to a। ये इस पूरे वर्ड का समरी है। एक तरह से इस पूरे वर्ड की समरी ये है कि if fx is differentiable at x is equals to a, then we can draw a unique tangent and that tangent should not be vertical at x equals to a, कि वो टेंजेंट x equals to a पर अपन ड्रॉ कर सकते हैं और वर्टिकल टेंजेंट नहीं होनी चाहिए, है ना? अब यूनिक टेंजेंट का मीनिंग क्या है, पहले उसको समझते हैं अपन ग्राफिकली। ठीक है, कहां पे यूनिक टेंजेंट अपन बना सकते हैं? ठीक है, सिंपल सा पॉइंट ये है, जहां पे भी आपका ग्राफ स्मूथ चल रहा है, स्मूथ या एग्जैक्ट पूरी स्ट्रेट लाइन, वहां पे यूनिक टेंजेंट बन जाएगी, वहां पे यूनिक टेंजेंट बन जाएगी। फॉर एग्जांपल ये पैराबोला आप ले लो, फॉर एग्जांपल ये ऐसा केस आप ले लो। ठीक है, ऐसा केस ले लो आप, एक स्ट्रेट लाइन ले लो पूरी। ठीक है, एट ईच पॉइंट वी कैन ड्रॉ a unique tangent।
हर पॉइंट पर अपन एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो कहां पर नहीं कर सकते हैं? और यूनिक टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब ये हो गया कि डिफरेंशियल। यूनिक टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब हो गया डिफरेंशियल। तो कहां पे नहीं कर सकते आप यूनिक टेंजेंट ड्रॉ? अपन यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। मान लीजिए मेरा ग्राफ ऐसा चलते चलते एकदम ऐसे टर्न हो गया। मान लीजिए अपना ग्राफ यहां से चलते चलते ऐसे एकदम ऐसे यहां पे टर्न हो गया। ठीक है, मान लीजिए आपका ग्राफ ऐसे चल रहा था चल रहा था चल रहा था, स्ट्रेट लाइन आ गया, फिर यहाँ पे होलो सर्कल करके यहाँ पे डार्क सर्कल आ गया। ठीक है, या मान लीजिए आपका ग्राफ ऐसा चल रहा था ऐसा चल रहा था ऐसा चल रहा था और ऐसा चलते चलते फिर ये ऐसा आ गया अपने पास। इसमें ये वाला पॉइंट, इसमें ये वाला पॉइंट, इसमें ये वाला पॉइंट और इसमें ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ठीक, ये सारे जो पॉइंट्स हैं दीज आर द नॉन डिफरेंशिएबल। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स हैं, क्योंकि इन पॉइंट्स पर अपन यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। सर स्ट्रेट लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे टेंजेंट? वो लाइन खुद ही बनेगी। स्ट्रेट लाइन में वो लाइन खुद ही टेंजेंट बन जाएगी। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंशिएबल हो गए क्योंकि इन सब पे अपन यूनिक टेंजेंट बना सकते हैं। ठीक है, इसमें यहां पे आप यूनिक टेंजेंट नहीं बना सकते, इसमें यहां पे टेंजेंट नहीं बना सकते, इसमें यहां पे टेंजेंट ही नहीं बनेगी। इसमें यहां पे टेंजेंट तो बनेगी पर यूनिक टेंजेंट नहीं बनेगी। इसमें यहां पे टेंजेंट तो बनेगी पर यूनिक टेंजेंट नहीं बनेगी। ठीक है, और इसमें तो अपन टेंजेंट बना ही नहीं सकते, इसमें तो यहां पे टेंजेंट बना ही नहीं सकते। इसमें टेंजेंट तो बन जाएगी, यूनिक टेंजेंट तो बनेगी, बट दैट इज वर्टिकल, लाइक दैट, वर्टिकल टेंजेंट बनेगी। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ये वाला फंक्शन भी अपना नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा मैं एक एग्जैक्टली मैं बताता हूं कि ये ये जो है अपन यूनिक टेंजेंट की जो बात कर रहे हैं, यूनिक टेंजेंट का फंडा है क्या एक्चुअली में। ठीक है, देखो होता क्या है कि आप यूं समझो कि टेंजेंट बनाने के लिए ना क्या है, मुझे 2 पॉइंट चाहिए होता है। एक्चुअली एक पॉइंट पे नहीं बनती टेंजेंट। टेंजेंट बनाने के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए होता है। तो अब वो 2 पॉइंट कौन कौन से होते हैं कि आप बोलते हैं कि नहीं अपन तो एक ही पॉइंट पे बनाते हैं, राइट, एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे बनाते हैं। तो आप क्या करो कि उस पॉइंट के थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे लो और थोड़ा सा राइट साइड पे लो। यदि उस पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले पॉइंट से लें और उसी पॉइंट के यदि मैं राइट साइड वाले पॉइंट से लूं और यदि दोनों से एक ही टेंजेंट मुझे बनती हुई दिखे, दैट इज द यूनिक टेंजेंट। तो उसको यूनिक टेंजेंट बोलते हैं, है ना। फिर से रिपीट करता हूं, मान लो आपको जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनानी है, यदि मैं उस पॉइंट के लेफ्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड से लेते हुए यदि टेंजेंट बनाता या थोड़ा सा राइट साइड पे लेते हुए टेंजेंट बनाता तो एक ही टेंजेंट दिखती मुझे, दैट इज द यूनिक टेंजेंट। उसको मैं यूनिक टेंजेंट बनता हूं। ठीक है, अब क्या होता है कि आप बोले इस वाले ग्राफ में क्या प्रॉब्लम आ रही है। इस वाले ग्राफ में आप ध्यान से देखो तो इस वाले ग्राफ में क्या होता है कि जहां पे ये वाला जो पॉइंट है, इसके ये एग्जैक्टली एक सिंगल पॉइंट, यदि मैं इसके इधर की साइड
वाला यदि इसके जस्ट इधर की साइड वाला पॉइंट लेके टेंजेंट बनाता तो मैं ये टेंजेंट बनती, वही इसके इधर वाला पॉइंट लेके यदि मैं टेंजेंट बनाता तो फिर ये टेंजेंट बनती ना। दिस इज द केस ऑफ नॉन यूनिक टेंजेंट, दिस इज द केस ऑफ नॉन यूनिक टेंजेंट, तो इसलिए इसको मैं नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट बोलता हूं। तो होता क्या है, जितने भी स्मूथ कर्व चल रहे हैं ना, ऐसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप कहीं पर भी लोगे ना, आप बोलो यहां पे ले लिया मैंने, ठीक है, इसके इधर या इधर से लोगे तो वो एक ही टेंजेंट आपको बनती हुई दिखेगी। ठीक है, इन ब्रीफ फाइनल कंक्लूजन, कंक्लूसिव स्टेटमेंट, जब तक आपका कर्व स्मूथ चल रहा है तब तक हमें हर केस में यूनिक टेंजेंट बन सकती है, तो मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया, नंबर 1। देन नंबर 2 कि जहां पे भी ग्राफ में शार्प एज, लाइक ऐसे ग्राफ टर्न हो गया या ग्राफ ऐसे टर्न हो गया, ठीक है, या डिसकंटिन्यूस हो गया तो टेंजेंट बन ही नहीं सकती, डिसकंटिन्यूस हो गया तब तो टेंजेंट बन ही नहीं सकती, ठीक है, और या फिर वर्टिकल, इसमें यूनिक टेंजेंट बन तो नहीं है, इसमें क्या हो रहा है कि इधर से लोगे तो भी ये वाली टेंजेंट बनेगी, इधर से लोगे तो भी, तो यूनिक टेंजेंट बन तो रही है ना, यूनिक टेंजेंट बन तो रही है, पर वो वर्टिकल बन रही है, और अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग वो टेंजेंट वर्टिकल भी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? आई की नहीं बात समझ में? यस सर। है ना? तो बस ओवरऑल मतलब डिफरेंशिएबिलिटी, तो इसलिए अब आप समझना, देखो अपन कंटिन्यूटी में तो केवल क्या चेक कर रहे थे कि भाई ग्राफ ब्रेक नहीं हो, ये भी कंटिन्यूस था, ये भी कंटिन्यूस था, ये भी कंटिन्यूस है अपने लिए, है ना, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी में अब अपन एक स्टेप और आगे बढ़ गए, अपन ये बोलते हैं कि हाँ भाई ग्राफ ब्रेक भी नहीं हो और शेप भी मेरा स्मूथ चले, इस टाइप की बात अपन कर रहे हैं। ठीक है, चलो इसको लिख लो, ठीक है, ग्राफ्स बना लो। एक मिनट रुक जाना। वीडियो नहीं आ रही सर? हाँ हाँ, एक मिनट चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा। दिखा ना? बना लिया क्या? यस सर। चलो, तो अब आगे अपन इसके कैलकुलेशन पार्ट पर आते हैं, है ना। तो ग्राफिकली ये स्टेटमेंट लिख लो, एक स्टेटमेंट में लिखा देता हूं, ठीक है। लिखो स्टेटमेंट लिखो, y is equals to fx will be non differentiable
y is equals to fx will be non-differentiable at the points where graph of fx have sharp edge or corner point. सर एक बार फिर से बोल दो, वो फोन आ गया था। y is equals to fx have non-differentiable points. Y is equals to fx will be non-differentiable. Y is equals to fx will be non-differentiable at the points where graph of fx have sharp edge or corner point. Sharp edge or corner point. And fx At fx, हाँ, and fx will be also non-differentiable and fx will be also non-differentiable at the points where fx is discontinuous. Where fx is discontinuous. ठीक है, मतलब जहां पे डिसकंटिन्यूअस है वहां पे तो बात ही खत्म, जहां पे डिसकंटिन्यूअस है वहां पे तो डिफरेंशियबिलिटी आ ही नहीं सकती। ठीक है, उसके अलावा जहां पे कंटिन्यूटी है वहां पे भी यदि शार्प एज आ रहा है तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, कैसे देखो, अब इसके मैथमेटिकल एस्पेक्ट पे आता है कि मैथमेटिकली अपन कैसे चेक करेंगे कि कहां पे डिफरेंशियबिलिटी है। ये तो ग्राफिकल पार्ट हो गया है ना। तो अब देखो एक चीज तो क्लियर है कि यदि अपने को मतलब किसी भी फंक्शन का यदि ग्राफ बन जाए तो कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये सब चीजें डायरेक्टली चेक कर सकते हैं अपन। तो for differentiability at x equals to a, LHD is equals to RHD is equals to finite quantity. LHD होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और RHD होता है
राइट हैंड डेरिवेटिव ठीक है। तो मैथमेटिकली x इक्वल्स टू a पर यदि आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो आप LHD निकाल लो, RHD निकाल लो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाए तो अपन बोलेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे? LHD RHD निकालने के लिए y इज इक्वल्स टू fx एक फंक्शन दिया हुआ है। LHD का नोटेशन ऐसा होता है f डैश a माइनस, ठीक है, f डैश a माइनस मतलब f डैश और a की पावर में माइनस लगा दो, ऐसे LHD होता है। ठीक है, क्या होता है? फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। ठीक है, RHD निकालोगे तो RHD के लिए f डैश a प्लस इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। मतलब सॉल्व इसमें भी है ना लिमिट ही करनी है, लेकिन लिमिट थोड़े अलग तरीके से सॉल्व करनी है। LHD निकालोगे तो f डैश a माइनस होगा तो f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h आएगा, और a प्लस होगा f ऑफ a प्लस h माइनस f अपॉन h होगा। तो ये f डैश का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा? नहीं, डिफरेंशियल ये नोटेशन बता रहा हूं मैं। ये LHD को अपन जनरली ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे लिमिट में आप करते थे ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस, तो a प्लस करते थे तो वो राइट हैंड लिमिट समझ जाते थे आप। तो ऐसे यहाँ पे यदि कहीं पे ये लिखा हुआ आ जाए तो ये लिखा हुआ आने का मतलब ये है कि x इक्वल्स टू a पर LHD की बात कर रहा है, और ये लिखा हुआ आ जाए तो मतलब x इक्वल्स टू a पर RHD की बात कर रहा है, ऐसा। ठीक है, अभी मैं बता भी देता हूं बेसिकली ये लिखा कैसे। अब इसमें देखो, इस फॉर्मूले की यदि मैं बात करूं तो नई चीज क्या है इस फॉर्मूले में, जैसे जब आप कंटिन्यूटी निकाल लेते तो कंटिन्यूटी में तो आप क्या करते थे, डायरेक्टली a प्लस h a माइनस h रख देते थे, है ना। कंटिन्यूटी में आप क्या करते थे, डायरेक्टली आपने a प्लस h रखा और a माइनस h रख दिया कंटिन्यूटी में। ठीक है, यहाँ पे f ऑफ a माइनस h, ये पूरा फॉर्मूला लगाना है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पता है यही होता है एक्चुअली, कि आप वो बस आपको वो ध्यान देता है a प्लस h निकालना है a माइनस h, नहीं, आपको ये पूरा फॉर्मूला निकालना है। f ऑफ a माइनस h मतलब फंक्शन में x की जगह पे a माइनस h रखोगे f ऑफ a माइनस h आएगा, x की जगह पे a रखोगे f ऑफ a आएगा और माइनस h, और ऐसे यहाँ पे x की जगह पे a प्लस h रखोगे f ऑफ a और h। फिर ये जो भी टर्म आएगी इसको आपको सॉल्व करना है, इस पूरे को सॉल्व करना है। बोर्ड में हर क्वेश्चन आपको फॉर्मूले से करना पड़ेगा। यहाँ पे अपन ग्राफ यूज कर सकते हैं, एक आध शॉर्टकट मेथड भी मैं बताऊंगा, जहां पे वो शॉर्टकट मेथड लग जाएगा तो अपन उसको भी यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिख लो, और एक बार मैं इसका भी कंसेप्ट बता देता हूँ कि एग्जैक्टली ये फॉर्मूला अपन ने निकाला कहाँ से, ये क्या निकालना चाह रहे हैं अपन। भाई कैलकुलेशन फिर लिमिट की तरह ही सर, पर लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी तो 11th में शायद है, 11th में। हाँ, तो एक्चुअली डिफरेंशिएबिलिटी लिमिट और डिफरेंशिएशन के बीच का पार्ट है, उन दोनों का ब्रिज एक तरह से। अरे 12th में नहीं है सर डिफरेंशिएबिलिटी? है, अरे 12th में नहीं है डिफरेंशिएबिलिटी? क्या नहीं है सर ये इसमें नहीं, 12th में सर, 12th में नहीं है सर ये डिफरेंशिएबिलिटी? क्या 12th में होगी ना सर ये सर एनसीईआरटी में देखी मैंने तो 11th लिमिट भी नहीं थी। हाँ, लिमिट तो जरूर 11th में है, डिफरेंशिएबिलिटी तो होनी चाहिए यार। तो नहीं सर, वो भी नहीं है। वो अच्छा, मुझे लगता है वो एक्चुअली फर्स्ट प्रिंसिपल है ना आपका, शायद से डिफरेंशिएशन का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है उसमें देखना, डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में देखना है तो एक बार। तो डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगी ना मेरे ख्याल से फर्स्ट प्रिंसिपल से, वो वाली चीज है ये एक तरह से। सर कंटिन्यूटी की है, मतलब सब कुछ कंटिन्यूटी का ही है। अच्छा, डिफरेंशिएबिलिटी सर पढ़े नहीं सर 11th में, है बिल्कुल भी नहीं पढ़े सर डिफरेंशिएबिलिटी सर 11th में। 11th में तो है नहीं डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट फिर भी थोड़ी बहुत है,
डिफरेंशिएबिलिटी तो पूरी 12th में ही है, 11th में है ही नहीं है, 11th में है ही नहीं। तो देखो अब ये जो फॉर्मूला अपन ने लिखा ना, बहुत बेसिक चीज से लिखा है मैंने। जैसे अपन ने जो मैंने अभी डेफिनेशन बोला था जो इतनी देर से, यूनिक टेंजेंट, लेट्स से x इक्वल्स टू ए, मान लेते हैं ये y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा a कॉमा एफ ऑफ ए, है ना। अब एग्जैक्टली देखो टेंजेंट होता क्या है कि आप यूं समझो कि इसके इधर थोड़ा सा जाऊं, लेट्स से h डिस्टेंस पर, तो ये हो गया a प्लस h, इसके थोड़ा सा इधर जाए, लेट्स से a माइनस h, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा इसका x कोऑर्डिनेट तो a प्लस h हो गया और y कोऑर्डिनेट f ऑफ a प्लस h हो गया, इसका x कोऑर्डिनेट a माइनस h हो गया और y कोऑर्डिनेट f ऑफ a माइनस h हो गया। यहां तक की बात आएगी नहीं सबको समझ में? इसमें किसी को डाउट है क्या जो मैंने अभी तक लिखा है इसमें? ये y इज इक्वल टू fx था, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a कॉमा f ऑफ a होंगे ना, ये a प्लस h था तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a प्लस h कॉमा f ऑफ a प्लस h होंगे ना, और इसके कोऑर्डिनेट a माइनस h कॉमा f ऑफ a माइनस h होंगे, है ना। अब एग्जैक्टली आप समझो, देखो टेंजेंट है क्या, ये जो अपन यूनिक टेंजेंट बार बार जो मैं बोल रहा था, ग्राफिकली इस चीज का मीनिंग ये है कि अभी ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको अलग अलग दिख रहा है, बहुत दूर दिख रहा है, ठीक है। यदि मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो लेट्स से ये कोड बन गई एक तरह से अपने पास अभी, तो इसके लिए बिल्कुल ऐसे एक कोड इधर से बनेगी मेरे पास, एक कोड इधर से बन रही है राइट हैंड साइड से, एक कोड इधर से बन रही है लेफ्ट हैंड साइड से। जैसे जैसे मैं इस पॉइंट को इसके पास लाता जाऊं, एकदम उसके बिल्कुल पास कर दूं, इस वाले पॉइंट को इसके एकदम पास ले आऊं, तो वो जो मैं बोल रहा हूं कि इसके एकदम पास ले आऊं, उसका मैथमेटिकली मीनिंग क्या, लेकिन एग्जैक्ट उसके ऊपर नहीं लेके जाना चाह रहा, बस मैं क्या चाह रहा हूं, उसके जितना पास ले जा सकता हूं उतना पास उसको ले जाऊं, तो उस चीज का एग्जैक्ट मैथमेटिकल मीनिंग h टेंडिंग टू 0 होगा, जो मैं बोल रहा हूं सेंटेंस होगा कि नहीं। मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस पॉइंट को एकदम पास ले जाओ, मतलब ये h डिस्टेंस, मतलब ये वाला पॉइंट इधर 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 शिफ्ट करते जाओ, बोल रहा हूं जितना पास ले जा सकता हूं उतने पास ले जाऊंगा, लेकिन एग्जैक्ट उसके ऊपर नहीं लेके जाऊंगा। इट मींस h टेंडिंग टू 0 बोलना चाह रहा हूं मैं मैथमेटिकली। बिल्कुल सेम इधर से भी मैं यही करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो अपना जो ये LHD RHD निकाला है ना, इसका मीनिंग यही है कि मैं इस पॉइंट को एकदम पास लाके इस लाइन को इधर से मैं टेंजेंट दिखाना चाह रहा हूं, और इस पॉइंट को इधर से पास लाके इधर से टेंजेंट बनाना चाह रहा हूं, और मैं देखना चाह रहा हूं क्या दोनों टेंजेंट सेम बन रहा है, ठीक है। दोनों टेंजेंट सेम बन गया, मतलब वो वही इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है एक तरह से, ठीक है। तो अब आप सोचो कि वो फॉर्मूला क्या बता रहा था, ध्यान से देखो फॉर्मूला। मान लो आपको यदि इस लाइन का स्लोप लिखना होता तो एक फॉर्मूला याद होगा कि नहीं, स्लोप का फॉर्मूला याद है, x1 y1 और x2 y2 यदि दो पॉइंट गिवन हो तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, याद है कि नहीं सबको? यस सर। यस सर। और कुछ नहीं लिखा, ये y1 है, ये x2 y2 है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करोगे तो h, और फिर मैंने बोला कि इस पे ना स्टैंडिंग टू 0 लगा देना, क्योंकि मैं इस पॉइंट को एकदम पास ले जाऊंगा। ये तो अपन ने RHD लिखा था, देखो ये लिखा ना RHD, और बिल्कुल ऐसा इधर से ले जाओ, इसमें लगा दो f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करेंगे तो माइनस h, लिमिट एक्सटेंडिंग, बस यही अपन ने लिखा। तो इनडायरेक्टली अपन क्या कर रहे हैं, वो जो LHD RHD निकालना ना बेटा, वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, इधर से टेंजेंट का स्लोप और इधर से टेंजेंट का स्लोप निकालना चाह रहे हैं, और अपन ये बोलना चाह रहे हैं कि वो दोनों टेंजेंट का स्लोप यदि सेम आ जाए तो दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो ग्राफिकली ये है और मैथमेटिकली ये है। तो मैथमेटिकली इसका मीनिंग यही है कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है,
सीधे सीधे, ठीक है। तो ये सॉल्व करें और ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, फाइनाइट आनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे इसको सॉल्व करें, ये वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए, ठीक है। फाइनाइट आ जाए और दोनों इक्वल आ जाए तो अपन बोलेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। और डिफरेंशिएबल है, और ये जो वैल्यू आई है ना बेसिकली बेटा, ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू उस डिफरेंशिएशन की ही वैल्यू आई है, जो आप फॉर्मूले से डिफरेंशिएशन निकालोगे ना, वो डिफरेंशिएशन से ही वो वही वाली वैल्यू अपने पास आई है, ठीक है। आई की नहीं बात समझ में? यस सर। ठीक है, बस तो इसमें मैथमेटिकली तो देखो इसका मीनिंग यही है, ठीक है। बस अब अपने को बाकी तो इसमें कुछ नहीं, प्रॉब्लम करने के तरीके ऑलमोस्ट सेम है जैसा अपन ने कंटिन्यूटी में कर रहे थे, ठीक है। दो तरीके लगाएंगे अपन, बिल्कुल सेम है, मतलब आप आगे का पार्ट ऑलमोस्ट सेम है कंटिन्यूटी जैसा। या तो अपन ग्राफिकली करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व, ग्राफ बना के, नंबर 1, और नंबर 2 ग्राफ नहीं बनेगा तो फिर ये अपन मैथमेटिकली लगाएंगे। प्रॉपर्टीज है तो इंटरवल में चेक करना होगा तो वो प्रॉपर्टी के थ्रू करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। अच्छा, कल एक थोड़ा सा चेंज है शेड्यूल में, कल वो एलजी सर की जगह क्लास नहीं लूंगा, ठीक है। कल वाली क्लास नहीं लूंगा, परसों वाली नहीं लूंगा, सिर्फ बाकी अगली तीनों क्लास फिर एलजी सर लेंगे। मतलब एक तरह से वो फ्राइडे वाली मेरी क्लास जो है ना वो कल है, ठीक है ना। अगली बात समझ में, अभी तीनों दिन मेरी क्लास चलेगी, आज कल परसों, उसके बाद अगले तीनों दिन एलजी सर की क्लास चलेगी। यस सर। ठीक है, चलो यस। ओके देन, बाय बाय। बाय सर, थैंक बाय यू। सर, थैंक यू सर। ओके। Thank you, sir.